अफगानिस्तान संकट को लेकर आज बहुत बड़ा दिन है। आज G7 देशों की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें कोई बड़ा फैसला हो सकता है। तालिबान ने अमेरिका और नाटो की सेना को 31 अगस्त तक काबुल नहीं छोड़ने पर गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। तालिबान ने अमेरिका की चिंता ये कहकर और बढ़ा दी है कि काबुल एयरपोर्ट में ISIS के आतंकी घुस सकते हैं और काबुल से भारतीयों को देश लाने का मिशन अब आखिरी दौर में है। अफगानिस्तान में तालिबान संकट से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 अफगान संकट। अफगानिस्तान संकट को लेकर आज अमेरिका, ब्रिटेन सहित दुनिया के 7 ताकतवर देशों की G7 की आज होने वाली बैठक में बड़ा फैसला होने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्रिटेन के PM बोरिस जॉनसन ने ये बैठक बुलाई है। बोरिस जॉनसन अफगानिस्तान से नाटो देशों को बुलाए जाने को लेकर पहले ही अपने घर में विपक्षी पार्टियों के निशाने पर हैं। जॉनसन ने कहा, अफगानी लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी को एकजुट होना होगा। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर ISIS के खतरे को लेकर अमेरिका को अलर्ट किया है। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि उसने काबुल एयरपोर्ट की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर चेक पॉइंट्स बनाए हैं। फिर भी उसे डर है कि ISIS के आतंकी पहचान छिपाकर एयरपोर्ट में दाखिल हो सकते हैं। ISIS के हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी आशंका जता चुके हैं। काबुल एयरपोर्ट पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। तालिबान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो 31 अगस्त तक काबुल को खाली कर दे और अपने सभी सैनिकों को वापस बुलाए, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। तालिबान का कहना है कि जब तक अफगानिस्तान में एक भी अमेरिकी सैनिक रहेगा, तब तक उसकी सरकार नहीं बन पाएगी। समझौते के मुताबिक अमेरिका को 31 अगस्त तक काबुल एयरपोर्ट को खाली करना है। अभी काबुल एयरपोर्ट पूरी तरह से अमेरिकी और नाटो सेना के कंट्रोल में है। तालिबान की धमकी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन काबुल से 31 अगस्त तक अपने सभी सैनिकों को वापस बुलाने की डेडलाइन को आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। अमेरिका को अब भी काबुल में फंसे अपने हजारों नागरिकों के साथ मददगार अफगानियों को निकालने में और वक्त लगेगा। इस बीच जो बाइडेन से जब पूछा गया कि कितने अमेरिकी अफगानिस्तान में अब भी फंसे हैं, तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। जर्मनी ने अमेरिका से काबुल को छोड़ने की डेडलाइन को 31 अगस्त से आगे बढ़ाने की मांग की है। तालिबान के खतरे के बावजूद ब्रिटेन और फ्रांस पहले से ही 31 अगस्त की डेडलाइन को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन में वो भी मदद करने को तैयार है। इस बीच जर्मनी ने कहा कि उसके 5000 लोग काबुल एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं। तालिबान की 31 अगस्त तक काबुल छोड़ देने की धमकी के बाद ब्रिटेन को अपने लोगों को सुरक्षित निकालने को लेकर चिंता बढ़ गई है। अपने लोगों को जल्द से जल्द रेस्क्यू करने के लिए ब्रिटेन ने भी कई फ्लाइट्स काबुल भेजी हैं। ब्रिटेन के रक्षा सचिव बेन वॉलेस ने कहा कि हमारे पास कुछ दिन नहीं, महज कुछ घंटे ही बचे हैं। ब्रिटेन के 1200 सैनिक अभी काबुल में हैं। तालिबान राज आने के बाद काबुल में सिख और हिंदू समुदाय के लोग पहले से ही खतरे में हैं। तालिबान के डर से काबुल से देश वापस आ रहे सिख समाज के लोग गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां लेकर आ रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर कई सिख पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियों के साथ यात्रा कर रहे हैं। वो इन्हें अफगानिस्तान के गुरुद्वारों से लेकर आए हैं। काबुल में फंसे भारतीयों को देश लाने के लिए चलाए जा रहे मिशन अब आखिरी दौर में है। तालिबान राज आने के बाद फंसे भारतीयों को पिछले कुछ दिनों से कई फ्लाइट के जरिए देश लाया जा रहा है। अब तक करीब 600 लोगों को काबुल से दिल्ली लाया जा चुका है, जिसमें 500 से ज्यादा भारतीय शामिल हैं। अब रेस्क्यू ऑपरेशन के आखिरी राउंड में भारत से काबुल 2 ही विमान जाएंगे, जिसके जरिए बाकी फंसे भारतीयों को देश लाया जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद ताज़ा हालात पर भारत की नजर बनी हुई है। PM मोदी ने जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल से फोन पर अफगानिस्तान संकट को लेकर बात की है। PMO ने अपने बयान में कहा कि दोनों नेताओं ने माना है कि सबसे जरूरी प्राथमिकता अफगानिस्तान में फंसे हुए लोगों की स्वदेश वापसी है। इसके साथ ही दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बात हुई। काबुल एयरपोर्ट पर ISIS के आतंकियों के खतरे को देखते हुए अमेरिकी और नाटो देश विमानों की उड़ान और लैंडिंग के वक्त खास सावधानी बरत रहे हैं। कल काबुल एयरपोर्ट पर आग लगने से भी अफरा तफरी मच गई। इधर दिल्ली में रह रहे अफगानी शरणार्थी UNHCR के ऑफिस के बाहर कई मांगों को लेकर रात भर प्रदर्शन करते रहे। अफगानिस्तान में तालिबान राज से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 तालिबान राज। काबुल एयरपोर्ट पर ISIS के आतंकियों के हमले की आशंका को देखते हुए अमेरिका और फ्रांस के मिलिट्री विमान एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त खास एहतियात बरत रहे हैं। मिसाइल अटैक की आशंका के बीच मिलिट्री प्लेन उड़ान के दौरान विमान डाइविंग कॉम्बैट लैंडिंग कर रहे हैं। इसके लिए फ्लेयर छोड़कर संकेत दिए जा रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट के अंदर के एक हिस्से में कल शाम अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद धुआं दूर से ही दिखाई दे रहा था। हालांकि आग कैसे लगी, इसकी वजह का खुलासा नहीं हुआ है। इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। काबुल एयरपोर्ट के अंदर और बाहर मिलाकर लाखों की भीड़ जुटी है, जो तालिबान के डर से जल्द काबुल छोड़ना चाहते हैं।
काबुल एयरपोर्ट के बाहर लोगों की भारी भीड़ और ISIS के खतरे को देखते हुए अमेरिकी फौज ने अपना सुरक्षा घेरा और उसका दायरा और बढ़ा दिया है। एयरपोर्ट का भीतरी इलाका अमेरिकी फौज और बाहरी इलाका तालिबान के कंट्रोल में है, लेकिन कल अमेरिकी फौज पब्लिक टर्मिनल के करीब तक पहुंच गई। अमेरिकी फौज के सामने तालिबान की बदरी 313 स्पेशल यूनिट तैनात दिखी। एक तरफ जो बाइडेन काबुल छोड़ने की डेडलाइन 31 अगस्त को आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा कि 31 अगस्त में अभी वक्त है। तब तक उन्हें भरोसा है कि जितने भी अमेरिकन अफगानिस्तान में फंसे हैं उन्हें निकाल लिया जाएगा। इस बीच अमेरिकी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के कमांडर ने कहा कि काबुल से रेस्क्यू ऑपरेशन का खतरा बढ़ गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि काबुल से लोगों को जल्द से जल्द निकालने के लिए एयरफोर्स के साथ चार्टर्ड विमान भी उड़ान भर रहे हैं। कल अमेरिका से 25 C-17, 3 C-130 और 61 चार्टर फ्लाइट्स ने काबुल से अमेरिका के लिए उड़ान भरी, जिसके जरिए 16,000 लोगों को बाहर निकाला गया। पेंटागन के मुताबिक कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन समेत 14 देश हैं जो अमेरिकी ऑपरेशन के लिए अस्थायी सुरक्षित जगह हैं। दिल्ली में रह रहे अफगानी शरणार्थियों ने कल सुबह से देर रात तक वसंत विहार में यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑफ रिफ्यूजी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी इनके लिए दूसरे देशों में रहने के लिए इमिग्रेशन लेटर जारी करे। इसके साथ ही लोग रिफ्यूजी स्टेटस कार्ड की भी मांग कर रहे हैं। दिल्ली और उसके आसपास हजारों अफगानी शरणार्थी रहते हैं। दिल्ली में अफगानी शरणार्थियों की मांग के बीच UNHRC ने बयान जारी कर कहा है कि वो जरूरतमंद शरणार्थियों को प्राथमिकता देते हुए उनकी सहायता के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन और दस्तावेज की प्रक्रिया के जरिए शरण लेने वाले अफगानी शरणार्थियों के लिए वो अपनी मदद का दायरा बढ़ा भी रहे हैं। भारत में शरण लेने के लिए उन्हें हमारी वेबसाइट के जरिए संपर्क करना होगा। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद से ही विश्व स्वास्थ्य संगठन को दवा और चिकित्सा उपकरणों की सप्लाई रोकनी पड़ी है। WHO ने कहा कि वहां के लिए मेडिकल सामान की खेप भी रास्ते में ही अटकी पड़ी है, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट के हालात ठीक नहीं हैं। सर्जिकल उपकरणों और दूसरी जरूरी किट समेत 500 टन से अधिक की मेडिकल सप्लाई इस हफ्ते काबुल को होनी थी। तालिबान से बचकर काबुल से अपने घर उत्तराखंड के देहरादून लौटे अजय छेत्री ने खौफनाक कहानी बताई है। अजय ने कहा कि तालिबान के आतंकी वहां काम करने वाले भारतीयों से बड़ी रकम फिरौती के तौर पर मांग रहे हैं। अजय को तालिबानी आतंकियों ने कहा था कि 60,000 अमेरिकी डॉलर दोगे तभी जान बचेगी। अजय किसी तरह जान बचाकर एयरपोर्ट पहुंचे थे। अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाला तालिबान के लिए पंजशीर घाटी अब भी सपना ही बना हुआ है। पंजशीर पर कब्जे के लिए नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के बीच भीषण जंग चल रही है। पंजशीर पर शेर के सामने तालिबान के पसीने छूट रहे हैं, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। इस बीच नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद मसूद ने तालिबान को खुली चुनौती भी देते हुए कहा है कि अगर हिम्मत है तो पंजशीर आकर दिखाओ। सरेंडर शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं है। देखते हैं टॉप 9 बैटल ऑफ अफगान। तालिबान के आतंकियों ने पंजशीर पर कब्जे के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन उन्हें अब भी बड़ी सफलता नहीं मिली है। अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह की अगुवाई में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके तालिबान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। अंदराब में पंजशीर के शेरों ने तालिबान के 50 आतंकियों को मार गिराया, जबकि 20 बंधक बना लिए गए। पंजशीर पर तालिबान कभी कब्जा नहीं कर पाया है। अहमद मसूद के लड़ाकों से मिल रही चुनौती के बीच तालिबानी आतंकी पंजशीर घाटी के करीब पहुंच चुके हैं। पंजशीर घाटी के पास बने पुल पर तालिबानी आतंकी मोबाइल से तस्वीरें लेते दिखे। इस बीच तालिबान ने दावा किया है कि बगलान प्रांत में उसने 3 जिलों पर फिर से कब्जा कर लिया है, जो उससे नॉर्दर्न अलायंस ने छीन लिया था। बगलान की सड़कों पर तालिबानी आतंकी गाड़ियों के साथ दिखाई दिए। पंजशीर पर कब्जे के लिए तालिबान के आतंकियों का बड़ा काफिला घाटी से बाहरी इलाकों में पहुंचता दिख रहा है। तालिबान के आतंकी अत्याधुनिक हथियारों से लैस बख्तरबंद गाड़ियों में सवार होकर पंजशीर की ओर जाते दिखे हैं। तालिबान ने पहले 6,000 से ज्यादा आतंकी पंजशीर भेजे थे, लेकिन कईयों के मारे जाने के बाद काबुल से कुछ और आतंकियों को पंजशीर भेजा है। तालिबान के खिलाफ अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह के नेतृत्व में लड़ रही नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों को तजाकिस्तान ने मदद दी है। तजाकिस्तान ने नॉर्दर्न अलायंस को भारी मात्रा में हथियार मुहैया कराए हैं। इन अत्याधुनिक हथियारों को पंजशीर घाटी तक तजाकिस्तान की सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाया गया है। ताजिकिस्तान शुरू से ही तालिबान के खिलाफ रहा है। पंजशीर में तालिबान के लिए एक और बुरी खबर है। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद जिया मसूद और नॉर्दर्न अलायंस के पूर्व कमांडर अमानुल्लाह गुजार पंजशीर पहुंच चुके हैं। दोनों ने यहां खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित करने वाले अमरुल्लाह सालेह की सेना को ज्वाइन कर लिया है। पंजशीर में दोनों सालेह के साथ रणनीति बनाते दिखे।
पाकिस्तान दुनिया के सामने फिर बेनकाब हो गया है। तालिबान के साथ मिलकर लड़ने वाले पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी अफगानिस्तान से लौटने के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जश्न मनाते और रैली करते नजर आए। यहाँ लश्कर के आतंकी एक दूसरे को गले लगाते और हवा में गोलियां चलाते दिखे। लश्कर के आतंकियों ने तालिबान की जीत में खुशी में यहाँ बाइक रैली भी निकाली। अफगानिस्तान में तालिबान को शांति का दूत बताने वाले पाकिस्तान को अपने यहाँ तहरीके तालिबान का डर सता रहा है। पाकिस्तान ने अब अफगानिस्तान के तालिबान से टीटीपी को कोई मदद नहीं देने पर गुहार लगाई है। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद अहमद ने कहा कि तालिबान ने टीटीपी को पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देने का भरोसा दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और मध्य एशियाई देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने अफगानिस्तान में उपद्रव के बढ़ने पर चिंता जताई है। पुतिन ने कहा कि कट्टरपंथी ताकतें किसी भी देश के लिए खतरनाक हैं। मध्य एशिया के देशों से रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपील करते हुए कहा कि आतंकवादियों को मध्य एशिया से बाहर रखा जाना चाहिए। पुतिन ने आतंकवाद को विकास के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा करार दिया। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने अफगानिस्तान से सेना की वापसी के फैसले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को आड़े हाथों लिया है। ब्लेयर ने कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी से दुनिया भर के जिहादी खुश हैं। अमेरिका का ये फैसला जितना दुखद है उतना ही खतरनाक भी। अफगानिस्तान को लेकर केंद्र सरकार को लेकर कब बुलाई सर्वदलीय बैठक? घाटी के हालात को लेकर गुप्कार गठबंधन की बैठक आज। कश्मीरी विस्थापितों के लिए क्या है खुशखबरी? देश की अहम खबरें जानिए टॉप 9 राष्ट्र में। अफगानिस्तान मुद्दे पर 26 अगस्त को सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होनी है। बैठक में विदेश मंत्रालय विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर की दी गई जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान की घटनाक्रम को देखते हुए पीएम मोदी ने विदेश मंत्रालय को राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को जानकारी देने का निर्देश दिया है। जातीय जनगणना की मांग को लेकर जेडीयू समेत 10 दलों के नेताओं ने सोमवार को पीएम मोदी से मुलाकात की। साउथ ब्लॉक में मुलाकात के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी मांग को प्रधानमंत्री ने ध्यान से सुना है। उम्मीद है कि वो जल्द ही इस पर फैसला लेंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर कोई काम राष्ट्रहित में है तो वो जरूर होना चाहिए। पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने कश्मीर के मौजूदा हालात पर चर्चा के लिए आज एक बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक गठबंधन अध्यक्ष और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के आवास पर होगी। पीएजीडी की इस महीने की ये दूसरी बैठक होगी। पीएम के चुनाव कराए जाने के ऐलान के बाद से ही जम्मू कश्मीर में अटकलों का दौर तेज हो गया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में बीती रात से ही आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर चल रहा है। सोपोर के पाचशेर इलाके में 3 से 4 आतंकी छिपे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया है। रात भर आतंकी रुक रुक कर फायरिंग करते रहे। अभी तक सुरक्षा बलों को कोई कामयाबी नहीं मिली है। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने सोमवार को टीआरएफ के 2 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। मारे गए आतंकियों की पहचान शेख अब्बास और साकिब मंजूर के रूप में हुई है। आतंकियों के कब्जे से भारी तादाद में हथियार बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार के मुताबिक पुलिस को पिछले काफी समय से दोनों की तलाश थी। हिंसा के कारण मजबूर होकर कश्मीर घाटी छोड़ने वाले विस्थापित कश्मीरियों को उनकी पुश्तैनी जायदाद अब वापस मिल सकेगी। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने इसके लिए एक शिकायत पोर्टल तैयार किया है, जिसके जरिए विस्थापित कश्मीरी अपनी जमीन के कब्जे या कम दामों में खरीद की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। शिकायतों की जाँच के बाद सरकार एक तय सीमा में उनकी प्रॉपर्टी वापस कराएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नागपुर में निजी रक्षा कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड का दौरा करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी कि रक्षा मंत्री ईईएल फैक्ट्री परिसर में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने पिछले साल 409 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय सेना को 10 लाख मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड के लिए ईईएल के साथ करार किया था। पेंशन खाते के लिए सैलरी लिमिट पर लगी 15,000 की सीमा को हटाने के लिए ईपीएफओ और केंद्र की अपील पर सुनवाई का मामला संविधान पीठ को भेजा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में आदेश जारी कर सकता है। जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने कहा कि मामले में ईपीएफओ का दिया तर्क विचार योग्य है, इसीलिए मामले को बड़ी बेंच के पास ही भेजना सही रहेगा। टोक्यो पैरालंपिक 2020 का आगाज आज होने जा रहा है। आज टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह होगा। उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व 11 सदस्यीय दल करेगा। इसमें फ्लैग बियरर मरियप्पन थंगावेलु, डिस्कस थ्रोअर विनोद कुमार, जैवलिन थ्रोअर टेकचंद और पावर लिफ्टर जयदीप और सकीना खातून शामिल हैं। भारतीय समय के मुताबिक शाम 4:30 बजे ओपनिंग सेरेमनी होगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में चूड़ी वाले की पिटाई को लेकर क्यों भड़के एआईएमआईएम नेता ओवैसी? कहां लैंडस्लाइड के बाद बंद हुआ रास्ता? और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव आज दिल्ली तलब। राज्यों की अहम खबरों को देखिए टॉप 9 देश प्रदेश में।
मध्य प्रदेश के इंदौर में एक अल्पसंख्यक चूड़ी वाले के साथ मारपीट के मामले में पुलिस के फरियादी को आरोपी बनाने के मामले में सियासत शुरू हो गई है। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया कि उसका कसूर सिर्फ इतना है कि वो मुसलमान होने के बावजूद चुपचाप लिंच नहीं हुआ। पुलिस ने उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित 9 गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। उत्तराखंड के चंपावत से लैंडस्लाइड का एक भयानक वीडियो सामने आया है। लैंडस्लाइड के बाद हाईवे को बंद कर दिया गया है और यातायात को दूसरी ओर मोड़ दिया गया है। हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। चंपावत प्रशासन के मुताबिक मलबा साफ करने में कम से कम 2 दिन लगेंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा की ताजगंज थाना क्षेत्र में एक बर्थडे पार्टी के दौरान घर की छत गिरने से हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज जारी है। मलबे में 17 लोग दब गए थे। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर घायलों को बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक हाई राइज इमारत की 12वीं मंजिल से गिरकर एक मासूम की मौत हो गई। बच्चा सीढ़ियों से लुढ़कता नीचे आ गया। सोमवार को ही बच्चे का पहला जन्मदिन था। हादसे के बारे में परिजनों को भी काफी देर तक पता नहीं चला। गार्ड ने खून से लथपथ बच्चा देखा तब हादसे की जानकारी दी। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों के बयान पर जानकारी मांगी है। कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने विवाद को लेकर कहा कि ये लोग पार्टी ने नियुक्त नहीं किए हैं, लेकिन दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। रावत ने कहा कि उन्हें सिद्धू ने जानकारी दी है कि उनके सलाहकारों के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। पंजाब के बाद अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस का झगड़ा दिल्ली दरबार पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में फैली अफवाहों के बीच कांग्रेस हाईकमान ने सीएम भूपेश बघेल और मंत्री TS सिंहदेव को तलब किया है। दोनों नेता आज दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी PL पुनिया भी आज दोनों नेताओं के साथ राहुल गांधी से मिल सकते हैं। पश्चिम बंगाल लोक सेवा परीक्षा में पूछे गए एक प्रश्न पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर सबुज साथी योजना का विज्ञापन करने का आरोप लगाया। TMC ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि प्रश्न का मकसद सार्वभौमिक रूप से उम्मीदवारों के ज्ञान का परीक्षण करना था। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भी मामले पर सवाल उठाए हैं। बिहार में 11 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव की अधिसूचना आज जारी हो सकती है। पंचायत चुनाव में बिहार में इस बार पहली बार EVM का इस्तेमाल होगा। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मुखिया, पंच, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए मतदान होगा। देश की सुरक्षा में तैनात सेना के जवानों और अर्धसैनिक बलों के लिए ग्वालियर पुलिस ने एक अलग पहल की है। पुलिस के मुताबिक जवानों के घरेलू मामलों को प्राथमिकता के तौर पर हल किया जाएगा। ग्वालियर पुलिस का ये कदम आर्म्ड फोर्सेस के जवानों के लिए बड़ी राहत देने वाला साबित होगा और इससे जवानों के परिजनों को भी बड़ी राहत मिलेगी। कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने की कगार पर है, लेकिन एक्सपर्ट अब तीसरी लहर को लेकर लोगों को आगाह कर रहे हैं। आज PM मोदी कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर एक्सपर्ट्स के साथ एक अहम बैठक करेंगे। कोरोना से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 कोरोना से जंग। देश में दूसरी लहर के बाद एक दिन में कोरोना संक्रमण के सबसे कम मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 11,300 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 266 लोगों की जान चली गई। हालांकि केरल का सोमवार का आंकड़ा अब तक नहीं आया है। 24 घंटे में कोरोना से 17,483 मरीज रिकवर भी हुए हैं। देश में अभी भी 3,22,000 के करीब एक्टिव केस हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर गृह मंत्रालय के एक पैनल ने पीएमओ को चेतावनी जारी की है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत बनाई गई कमेटी ने अक्टूबर में संक्रमण पीक पर पहुंचने की चेतावनी दी है। कमेटी ने इसका बच्चों पर सबसे बुरा असर पड़ने की बात कही और अभी से तैयार रहने का अलर्ट दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है और 18 करोड़ से ज्यादा लोगों को डबल डोज दी जा चुकी है। बाइडेन ने निजी कंपनियों से अपील की कि वो अपने कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाएं। उन्होंने अमेरिकियों से कहा कि हम कोरोना महामारी को हरा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अमेरिका ने फाइजर की वैक्सीन को अप्रूवल दिया है। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ की वजह से कोरोना फैलने का खतरा है। एयरपोर्ट लोगों से खचाखच भरा हुआ है और किसी भी तरह वे देश छोड़कर सुरक्षित जाना चाहते हैं। भीड़ होने की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा है। ऐसे में अफगानिस्तान से लौटे 2 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से करीब 5 माह से बंद 6ठी और 8वीं तक के स्कूल आज से खुल रहे हैं। 3 कक्षाओं की पढ़ाई सोमवार से शुरू होनी है। प्रशासन जांच करेगी कि किस तरह की व्यवस्था के साथ स्कूल खोले गए हैं। सभी स्कूलों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया गया है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में कोविड-19 के हालात पूरी तरह काबू में हैं और निर्वाचन आयोग को राज्य की 7 विधानसभा सीटों के लिए लंबित उपचुनाव की तारीखों की तत्काल ऐलान करना चाहिए। निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों में कटौती न हो। बॉम्बे आईआईटी की दूसरी लहर को लेकर किए गए एक सर्वे में खुलासा हुआ है कि ज्यादातर मामलों में संक्रमण उन लोगों में पता चला था जिनका शहर से बाहर यात्रा करने या काम करने का इतिहास था। 400 लोगों में किए गए सर्वे में से एक शख्स ऐसा मिला जो घर के अंदर संक्रमित हुआ था। मुंबई समेत महाराष्ट्र में इस साल भी दही हांडी उत्सव नहीं होगा। स्वास्थ्य को प्राथमिकता और कोरोना के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दही हांडी उत्सव के आयोजन को मंजूरी नहीं दी है। दूसरी ओर बीजेपी नेता राम कदम का दावा है कि वो हर हाल में पारंपरिक तरीके से दही हांडी उत्सव का आयोजन करेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।